हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स, भारत में मानव पूंजी निर्माण, उसको हम लोग आपकी बात कर रहे थे। अपने चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग आप कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर पूरा अच्छे से आपका अंतिम हो जाए और कुछ हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी कर लें, ताकि हमको पता लगे कि आपके किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। हम उन क्वेश्चनों की जो स्थिति है और कैसे बनते हैं हम उनको समझ सकें, उनको जान सकें। क्लियर है बच्चों। और साथ ही जैसे कल हम लोग आपका पढ़े थे, हम लोग देख रहे थे कि जो आपकी लैंगिक समानता है, खास करके पुरुष और महिलाओं में, हम उनकी जो स्थिति है, हम उस स्थिति का हम लोग आकलन कर रहे थे। आज बात करेंगे हम जो आपकी कौशलता है, हम उसकी तरफ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके मेरे प्यारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सारे लेक्चर को रिवीजन कर लिया होगा। कोई किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बच्चों, हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम जो इसमें बात कर रहे थे लिंग समानता से पहले बेहतर, यानी कि पहले हमारे यहाँ लैंगिक समानता की क्या स्थिति बनी हुई थी, आज उसमें कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, कितने उसमें अंतर आए हैं, उन सारी स्थिति को हम लोग आपका एक एक कर कर बहुत अच्छे से उनको जानेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि क्या स्थिति थी और क्या समस्या उसमें थी। इन सबको हम लोग आपका बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए, क्योंकि जब कोई देश में बच्चों उसकी आर्थिक समृद्धि और विकास होता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो बहुत सारी कुरीतियां जो होती हैं वो दूर होती हैं और महिला और पुरुषों के बीच जो गैप है वो क्या होता है, वो आपका मिटने लगता है। क्योंकि जैसी महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो वो अपने राजनीतिक सामाजिक अधिकार के प्रति जागरूक होंगी। जब वो आपका पढ़े लिखेंगी तो काम करेंगी, उनके साथ जो होता है इसी तरह से जो है वो आपका डेवलप होती हैं। और चाहे वो बाप का शिक्षित होंगी तो अपने प्रजनन, डेथ रेट, इन सब चीज पर, खान पान, स्वास्थ्य, इन चीज पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसको हम लोग आपका समझेंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा आपका टॉपिक है, उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। कह रहे भारत में आज भी हायर एजुकेशन लेने वाले लोगों की कमी है। प्राइमरी की तो बात छोड़ ही दीजिए। अब देखिए क्या है, भारत में शिक्षा का प्रारूप बहुत ही नुकीला है। नुकीला का मतलब है जब ऊपर से बनता है तो जैसे आपका पिरामिड जब आपका बनेगा बच्चों, ध्यान रखिए, इस तरह से है, ऐसे देखिए, ये तो मैंने चौड़ा बना दिया, बहुत नुकीला बनेगा, ऐसे टाइप में लगभग। ठीक, तो आप पिरामिड की वो देखिए आकृति को, ठीक, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा का स्तर बहुत बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। यही नहीं, शिक्षित युवा की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रदर्शी सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन कर रहे युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। कितना है जो लोग अपनी हायर एजुकेशन कर रहे थे बच्चों, कितना परसेंट दिखाई थी हमको, 19% हम लोगों को मिली। ठीक है, एक बहुत बड़ा आपका नंबर था जो आपका इसके बीच आपका फंसा हुआ था। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं। और कह रहे कि अगर हम लोग बात करें टोटल गरीब की, तो आपका टोटल 30% लोग ऐसे हैं युवा जो क्या है आपके बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण महिलाएं थी। और क्या थी सब आपकी ग्रामीण महिलाएं। आप सबसे पहले चित्र को देखिए बच्चों, आपके टीवी स्क्रीन के समक्ष एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिएगा। देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। अवधि बाल श्रम सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षाकृत है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थान के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि वह पढ़ रहे
छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। जब हम कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक अनुपात बेरोजगार है। देखिए, जब हम लोग हायर एजुकेशन की सुधार लाने की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो छात्र हैं, जो योग्य हैं, जो कौशल प्राप्त है, उनकी तुलना अगर हम लोग कम पढ़े लिखे के लोगों से करते हैं तो हमारे पास कम पढ़े लिखे लोग कम दिखाई देते हैं, जबकि आपके कुशल स्किलफुल ट्रेनिंग आपके पढ़े लिखे लोगों का जो अनुपात है वो अनपढ़ लोगों से या कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमको नंबर बड़ा दिखाई देता है। आर्थिक सामाजिक लाभों में से तो परिचित हैं होंगे। भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से लाभ कराए जाना चाहती हैं। अब देखिए, जितनी भी भारत की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो चाहती हैं कि हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में हर एक अच्छा सा प्रयास करें, ताकि हो क्या सके कि हम लोगों की सुनिश्चित कर सकें। और दूसरा, हमको ये भी देखना है कि जो समृद्धि की दर है उस समृद्धि की दर को हम लोग समझदार रूप से कर सकें, समानता ला सकें और उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। कह रहे भारत के पास क्या है? आपका इन सब चीजों की है। ठीक हमारे पास कैसा है? आपका तकनीकी व्यवस्था भी है बहुत बढ़िया और हमारे पास जनशक्ति भी है। समय की मांग है कि गुणवत्तात्मक में सुधार करें और इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्णय करें कि भारत में पर्याप्त रूप से क्या प्रयुक्त किया जाता है। हमको देखना है कि भारत में क्या चीज प्रयुक्त होता है। ठीक, ये हमको वो आपको देखना है। तो कुल मिलाकर बच्चों थोड़ा सा ना मिसमैच सा हो गया है, आपको ध्यान रखना है कि मैं ये हेडिंग सीधा नीचे पड़ गया, बल्कि हम लोगों को निष्कर्ष में देखना था। देखिए, हम लोगों को निष्कर्ष निकालना था टोटल और कुल मिला के। देखिए निष्कर्ष की, देखिए सबसे पहले तो हमने बात की थी कि जो आपका पढ़ा लिखा जो आपका वर्ग है वो बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक, किससे? बेरोजगारी की तुलना में। अगर हम लोग इसमें निष्कर्ष पे पहुंचे कि पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या निष्कर्ष मिलता है, तो निष्कर्ष मिलता है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों में से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय आपका प्रावधान कर रही है, चाहे स्टेट हो या राज्य। हेल्थ एजुकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है। हेल्थ और एजुकेशन समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप लाभ करती हैं, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है कि गुणवत्ता में सुधार करें तथा इस प्रकार की परिस्थिति का भी निर्माण करें, इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके। क्या कर सके हम लोग? आपका हम भारत में पर्याप्त रूप से इसको प्राप्त कर सके, ऐसी हमारी कोशिश है। तो अब हम देखिए, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, इन सबको हम बात करें। कुछ मैं लेके आया हूँ आपको छाट कर, आप उनको पढ़ें, उनको समझें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे आपके सभी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इन सारे जो लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों टोटल कुल मिला के जो बात है, भारत में मानव पूंजी निर्माण को हम लोग बहुत हद तक देख चुके हैं। बात करते हैं कुछ नए फॉर्मेट की, नए जो आपके प्रश्न आंसर हैं उनकी हम लोग अगर आपकी बात करें तो उनमें क्या है, उनमें कुछ इस प्रकार है। देखिए चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख रहे थे, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। आपके समक्ष सामने चीजें हैं सारे। इसमें अगर आप पहला ही अभ्यास को देखें, अगर आप पहले प्रश्न की बात करें इसके अंतर्गत, तो बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी पढ़ने के लिए और नई आपको क्या मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। कह रहेगा अगर आप चाहते हैं कोई कंट्री है और उसमें आप मानवीय आप पूंजी की बात कर रहे हैं, तो मानवीय पूंजी में दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य। मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं आपके? शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है आपके? मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, दूसरा देखिए, किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धि के दो सूचक क्या होते हैं। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। सिंपल, आप इस आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट को आप अपनी परीक्षाओं में लिखने का जो
जो उसका पैटर्न है आप उसको भी पढ़ सकते हो, उसको भी समझ सकते हो, उसको देख भी सकते हो। क्या कह रहे हैं बच्चों? किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों की मुख्य सूचना इस प्रकार है, सकल नामांकन अनुपात और दूसरा साक्षरता दर। क्लियर है? ये देखना। ठीक, आगे देखिए। पहला कौन सा है दो सूचकांक में? सकल नामांकन अनुपात और दूसरा है साक्षरता दर। ये दो चीजें। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीजें हल्की सी आप क्लियर हो जाएं। भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमता क्यों दिखाई दे रही है? जो भारत है, जो शैक्षणिक उपलब्धि, जो अचीवमेंट हमको चाहिए, उनमें क्षेत्र में विषमता यानी कि असमानताएं क्यों दिखाई दे रही हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, शैक्षणिक उपलब्धता में क्षेत्रीय विषमताओं के निम्न कारण हैं। कह रहे जो क्षेत्रों में हमको जो आपको समानता दिख रही हैं, उन असमानताओं के आपके निम्न कारण हैं। क्लियर है? उन निम्न कारणों को हमको देखना है। जैसे आय की असामान्यता, सामान्य उच्च आय वाले राज्यों में उच्च साक्षरता दर भले ही अनुपातिक नहीं है। पहला कारण क्या है कि जो असामान्यता बनी हुई है आय के बीच, जो ऐसे राज्य हैं आय को लेकर, फिर उनमें अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो वहां लिटरेसी की दर भी अलग दिखाई देती है, भले ही अनुपातिक कम हो, परसेंट में कम हो, लेकिन दिखाई देती है। दूसरा, शिक्षा के जो शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय समवर्ती सूची का विषय है। अब कह रहे सबसे बड़ा कारण है कि जो एजुकेशन है वो आपका क्या है, समवर्ती सूची का विषय। इसको ध्यान दीजिए। किसका विषय है आपका? समवर्ती सूची। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची होती क्या है। तो पहले 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। ऐसे कानून जिन पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, या ऐसे मान सकते हैं आप, ये सही रहेगा वैसे, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उन विषयों को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा पर केंद्र भी पैसा लॉट करता है और राज्य भी। अतः क्षेत्रीय असमानताएं विभिन्न राज्यों पर शिक्षा पर दिए गए व्यय के विभिन्न स्तरों के कारण में आ जाती है। क्या होती हैं? जो अलग अलग कारण होते हैं, जो अलग अलग लेवल होते हैं, वो आ जाती हैं। आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें कि मानव पूंजी निर्माण क्या है और मानव विकास का भेद क्या है, उन कारणों को स्पष्ट करें। मानव पूंजी बढ़ती हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ के किए गए निवेश निर्णय का परिमाण है, जो विषय में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य के कल्याण के अभिन्न है, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन योग्य होता है, तभी वे इन मूल्यों के मापन करने में सक्षम होते हैं, वे इनके महत्व देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण क्या है और मानव विकास, उनमें किस प्रकार का डिफरेंसेस है। आप इस डिफरेंसेस को पढ़िए, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ आए। देख रहे हैं आप इनको? सभी बच्चे अच्छे से देख रहे हैं? चलिए, आप नोट भी करते चलिए हाथों हाथ इन्हें, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन इसमें ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस पर अधिक व्यापक है? कह रहे हैं कि जो मानव पूंजी की तुलना में जो मानव विकास है वो अधिक किस पर व्यापक है, ये हमको देखना है कि वो किस पर अधिक व्यापक हो रखा है। ठीक, मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास अधिक व्यापक है क्योंकि मानव पूंजी केवल मनुष्य के जीवन के आर्थिक आयामों से संबंधित है। किससे होती है बच्चों? मानव पूंजी केवल मनुष्य के जो आर्थिक आयाम है उनसे संबंधित है, जबकि मानव विकास बहुआयामी है।
जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक पहलू पर विचार करता है। बच्चों किस पर करता है आपका जो मानव विकास बहुआयामी क्या है? देखिए, सबसे पहले जो मानव पूंजी है वो क्या करती है? केवल मनुष्य के जीवन के आर्थिक आयामों से संबंध है। मानव पूंजी को केवल क्या चाहिए कि जो व्यक्ति वो कैसा हो? आर्थिक रूप से आपका सशक्त हो। और जबकि हम बात कर रहे हैं आपके मानव विकास की, वो कैसी है? बहुआयामी वाली, और क्या हो? आर्थिक और सामाजिक, संस्कृति के जो राजनीतिक, जो आध्यात्मिक पहलू हैं, उन सब पर आपका विचार करती है। मानव पूंजी उस प्रकार की शिक्षाओं का महत्व देती है जो उत्पादन को बढ़ाएंगी। क्या करती हैं? जिसको उत्पादन को बढ़ाएगी। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छे गुणवत्ता वाले जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। यह मानती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की उपयोगी संसाधन बनते हैं, भले ही वे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान ना करें। क्या कहते हैं? क्या मानती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे हैं? उपयोगी संसाधन है, चाहे भले ही वो आपकी क्षमता को, जो आपके श्रम लेबर को बढ़ाए में कोई योगदान नहीं करती, कोई नहीं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए कैसी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? कि जो आपकी मानव पूंजी बनती है उनमें किन कारकों का निर्माण रहता है? आप उनको देखिए। तो निम्नलिखित स्रोत का मानव पूंजी के निर्माण में योगदान है। कह रहे बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, ऐसे माध्यम है जिनका आपका निर्माण रहता है। क्लियर है? ये आपको पता रहना चाहिए कि निम्नलिखित ऐसे कारक हैं जिनका क्या होता है, आपका काम रहता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों? ठीक। अब देखिए कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, सूचना पर व्यय और आपके प्रवर्तन पर व्यय। ये सब क्या है? मानव पूंजी के निर्माण में योगदान करने वाली चीजें हैं। याद रहेगा आपको? क्या है? मानव पूंजी के निर्माण में योगदान करने वाली सारी चीजें हैं ये। ठीक, आप इनको सारे को आप एक एक करके बहुत अच्छे से इनको देखोगे, इनको पढ़ोगे और उनको समझोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। देखिए, ध्यान हो गया इतना आपको? कितने पॉइंट है? कुल मिलाकर 5 पॉइंट है। अगला देखिए, सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल व अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराती हैं? ये जो सरकारी संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं? आपका किस प्रकार से आपके जो स्कूल की और अस्पताल की जो शिक्षा है उनको उपलब्ध कराती हैं, उनको थोड़ा देख लें। देखिए, शिक्षा क्षेत्र केंद्र तथा राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग एवं अन्य संगठन, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UCG तथा तकनीकी संस्थान के अखिल भारतीय परिषद यानी कि AICT क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र का विनियमन करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र केंद्र एवं राज्य सरकार पर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग एवं संगठन जैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR स्वास्थ्य क्षेत्र को समन्वित करती हैं। यानी कि ये स्कूली और आपके अस्पताल में जो उपलब्ध जो आपकी चीजें हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो उनका क्या करती हैं बच्चों, उनका संगठन करती हैं, उनको प्रभावशाली बनाती हैं, कि प्रमुख ऐसी संस्थाएं हैं। क्लियर है? इनको आपको देखने की, इनको आपको समझने की, इनको आपको विचार करने की जरूरत है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि किस प्रकार की चीजें हैं, क्या है, ताकि आप इनको समझ सकें और इनको बहुत अच्छे से आप इनको जान सकें। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्यों? आगत का मतलब होता है इनपुट। ये एजुकेशन को ही हम किसी देश का हम लोग इम्पोर्टेंस क्यों मानते हैं? अब मुझे बताइए, बोलिए, क्यों मानते हैं हम किसी देश का इम्पोर्टेंट? समझिए, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, बिल्कुल इंपोर्टेंट माना जाता है। क्यों? एक राष्ट्र के विकास में
यह एक महत्वपूर्ण आगत, कह रहे कि एक राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत भूमिका निम्नलिखित तरह से निभाती है। जैसे एक व्यक्ति को अधिक आय अर्जित करने की योग्यता देती है। क्या करती है भैया? शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आय है व्यक्ति है उसको आय अधिक अर्जित करने के लिए योग्यता देती है। एक व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गर्व देती है। क्या करती है शिक्षा? एक व्यक्ति को सामाजिक स्थिति और गर्व देती है। यह एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है, और कह रहे कि जो व्यक्ति का जीवन है उस विकल्प को चुनने में बेहतर बनाती है। यह समाज में हो रहे परिवर्तन को समझने का ज्ञान देती है, कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके समझने का ज्ञान देती है। यह नवाचार को बढ़ावा देती है। शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई तकनीकी अपनाने में सहायक होती है। क्या होती है? नई तकनीकी अपनाने में आपका सहायक होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आप इन सारे पॉइंटों को समझिए कि कैसे कैसे क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सारी चीजें हैं, कि शिक्षित बाल की उपलब्धता क्या है। इन सब चीजों को हम लोग आपका एक एक करके सबको समझ रहे हैं, इनको देख रहे हैं। अब इसी में है आपका पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए, कि जो आपकी पूंजी निर्माण है उन पूंजी निर्माण की कौन कौन सी चीजें हैं, उन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, उन सारी चीजों को आपको गौर करना है। जैसे स्रोत कौन कौन से हैं पूंजी निर्माण के? सबसे पहला देखिए, पहला स्रोत है स्वास्थ्य आधारित संरचना। कैसा है आपका? स्वास्थ्य आधारित जो है आपकी संरचना। प्रवसन पर व्यय, जो हम लोग आपका प्रवसन करते हैं, चीजें करते हैं, उन पर जो हमारा व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। जो प्रवसन है उस प्रवसन पर व्यय करते हैं, इन सारी चीजों पर आधारित होता है। ये सारी चीजें होती हैं और उनको एक एक करके हम लोग आपका देखते हैं इन पर सबको, ठीक। चलिए आगे देखिएगा कि किस तरह से व्यय होता है, किस तरह से क्या चीजें होती हैं। इन सब चीजों को हम लोग समझें ताकि हम लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकें और उसको समझ सकें। स्वास्थ्य आधारित संरचना निम्नलिखित प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में योगदान करती है। कह रहे जो आधारिक आपकी संरचना है वो क्या करती है? निम्नलिखित प्रकार से क्या करती है? आपकी जो आधारिक संरचना है उसके निर्माण में सहायक होती है। जैसे एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित संरचना श्रम की उपलब्धता बढ़ाता है। क्या करता है? जो एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित जो आपकी संरचना है ये क्या करता है? उपलब्धता को बढ़ाता है। इसमें उनकी दक्षता, नियमितता बढ़ जाती है और अनुपस्थिति कम हो जाती है। कह रहे कि जो उनकी दक्षता है वो बढ़ जाती है और जो अनुपस्थिति होती है वो कम हो जाती है। यह जीवन की समग्र गुणवत्ता सुधारता है और क्या करता है? जो आपके जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारता है। यह अर्थव्यवस्था में निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करता है। और क्या कह रहे हैं कि जो जनसंख्या में जो आपका निर्भर अर्थव्यवस्था, उसको क्या करता है बच्चों? उसको कम करता है, ठीक। क्या करता है? उसको कम करता है। तो पहला स्वास्थ्य आधारित। दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी के अंतर्गत जो आपका प्रवसन में, तो प्रवसन पर निम्नलिखित प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देती है, कि ह्यूमन जो आपकी एसेट है, जो मानव पूंजी है, उसके निर्माण में सहायता देती है। प्रवसन में परिवहन की लागत, प्रवासित स्थान में उच्च निर्वाह लागत और एक अनजान क्षेत्र में रहने की मनोवैज्ञानिक लागत शामिल होती है। कैसा होता है? अनजाने क्षेत्र में आपके मनोवैज्ञानिक लागत जो होती है वो भी आपकी साइकोलॉजिकल जो वैल्यू होती है, कॉस्ट है, वो उसमें लगी होती है। इसका लाभ उच्च आय के रूप में मिलता है। और कहता है कि उसका लाभ कैसे मिलता है? उच्च आय के रूप में। यदि लाभ अधिक से अधिक होती है तो व्यक्ति पलायन करने का निर्णय लेता है। इस तरह से व्यक्ति की समग्र उपयोगिता बढ़ जाती है। और क्या होता है? इस तरह से ही व्यक्ति की समग्र उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आपको देखना है पूंजी निर्माण के दो स्रोत हैं, स्वास्थ्य आधारित संरचना और आपके प्रवसन। स्वास्थ्य क्यों हो रहा है? कि अगर आपकी दक्षता बढ़ेगी, आपका जीवन ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप काम करने के लिए अधिक उपयोग होंगे।
और अगर आपकी पूंजी बढ़ रही है, आपको एक स्थान से दूसरे से शिफ्ट करके आपको स्विच कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी कि क्या हो बच्चों, कुल मिलाकर आप वहां पर वसन की तरफ आपका लौटे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन सब चीजों को याद रखना बड़ा ही अच्छा है, ठीक, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, इनको समझ सकें और इनके हर पहलू को पहचान कर सकें, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, 9% तक है इब्राहिम अख्तर। इसमें देखिए हमने आपकी पूंजी के निर्माण की जो चीजें हैं, जो आपके स्रोत हैं, स्वास्थ्य आधारित संरचना, प्रवसन पर भी है, इसको हमने देखा। किसी को, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण आपका माना जाता है, इसके हमने पॉइंट आपने देख लिए बच्चों। सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल एवं अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। मानव पूंजी निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार अधिक व्यापक है। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में भेद स्पष्ट कीजिए। भारत में उपलब्धियों की क्षेत्रीय विषमता क्यों दिखाई दे रही हैं। किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों के दो सूचकांक क्या होंगे। किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। किसी देश की मानवीय पूंजी के दो स्रोत क्या होते हैं। उन स्रोतों को हम लोग बहुत अच्छे से सारे चीजों को, इनको हम लोग एक एक करके आपका देख रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न 9 तक इन सारी चीजों को देख चुके हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका बचा हुआ है, हम इनको सारे एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि भारत में मानव पूंजी निर्माण का हर एक फैक्टर, हर एक बिंदु आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और आप उसको समझते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने भारत में जो आपका मानव पूंजी निर्माण है, हर आपके सेक्टर को आपने पढ़ा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के संबंधित कैसे आपके सरकार के प्रयास हैं, क्या उसके रिजल्ट हैं, ऐसे ही एजुकेशन में क्या प्रयास रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट हैं, उनको देखा। और साथ ही में बच्चों, आपने इस लेक्चर के माध्यम से आपने प्रश्न उत्तर को पढ़ा कि हम किस प्रकार से, अगर कोई हमको प्रश्न दिया गया है, हम कैसे उसका आंसर लिखते हैं। तो आपने इस सब के विषय में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब मेरे प्यारे बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।